संपत्ति कर। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने हाल ही में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के वित्त पोषण हेतु भारत के अति समृद्ध वर्ग पर संपत्ति एवं विरासत कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने भारत में संपत्ति कर किसी व्यक्ति या संस्था की कुल संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर जो सामान्य अति समृद्ध वर्ग को लक्षित करता है। यह कर किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे नकद, बैंक जमा, शेयर, स्थिर परिसंपत्तियों, निजी वाहन तथा अचल संपत्ति के कुल बाजार मूल्य पर लगाया जाता है। वैश्विक स्तर पर स्पेन जैसे देशों में संपत्ति कर लागू है। भारत में वैधानिक आधार पर कोल्डोर समिति 1955 की अनुशंसा के आधार पर संपत्ति कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत आता है। मुख्य विशेषताएं: कर वार्षिक 1%, वार्षिक कर दर 1%, संपत्ति कर सीमा 30 लाख से अधिक की निवल संपत्ति पर लागू होता है। संपत्ति कर प्रयोज्यता व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार पर और कंपनी पर उन्मूलन, व्यापक वाद विवाद, उच्च अनुपालन बोझ तथा अधिक प्रशासनिक लागत जैसी समस्याओं के कारण 2015 में संपत्ति कर समाप्त कर दिया गया। भारत में उन्मूलन पश्चात राजस्व प्रतिपूरक उपाय राजस्व हानि की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा अति समृद्ध वर्ग पर अधिभार में वृद्धि की गई। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की थीम मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक चयन का विषय AI के युग में लोगों और संभावनाएं, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। HDI में वैश्विक प्रवृत्ति UNDP के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति पर पहुंच गई। भारत का प्रदर्शन। भारत HDI मान 2022 में 0.67 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया, जिससे भारत मध्यम आय वाले विकास की श्रेणी में बना हुआ है। यह मानव विकास उच्च मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट 0.700 की सीमा से निकट से अधिक होने पर की सीमा पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग 2022 में 133 से सुधार कर 2023 में 130 हो गई है। प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति। जीवन प्रत्याशा में भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष तक पहुंच गई है, जो अब तक का उच्च स्तर है तथा कोविड-19 महामारी के पश्चात भारत विकास में सुदृढ़ पुनर्बहाली को परिलक्षित करती है। शिक्षा औसत स्कूली शिक्षा वर्ष में वृद्धि हुई है। वर्तमान में बच्चों के 13 वर्ष तक विद्यालय में बने रहने की अपेक्षा की जा रही है, जो 1990 में 8.2 वर्ष थी। 13 वर्ष तक विद्यालय में रहने की अपेक्षा की जो 2019 में 8.2 वर्ष थी। राष्ट्रीय आय 2021 में PPP के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNI पर कैपिटल 1990 में $2,167 से बढ़कर 2023 में $9,046 हो गया है। इसके अतिरिक्त 2015 से 2021 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें HDI में सुधार को बल मिला है। AI कौशल में वृद्धि। सेल्फ रिपोर्ट्स। AI कौशल में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। वर्तमान में लगभग 20% AI शोधकर्ता देश में ही कार्यरत हैं, जबकि 2019 में यह संख्या लगभग नगण्य थी।
HDI रैंकिंग और अंक 2023 में आइसलैंड रैंक 1 में 0.972 HDI अंक। नॉर्वे सेकंड नंबर पे है 0.970 HDI अंक। स्विट्जरलैंड भी 2 में है 0.970 HDI अंक। डेनमार्क चौथे रैंक पर है 0.962 अंक। जर्मनी 5वें नंबर पे है और स्वीडन भी 5वें नंबर पे है 0.959 अंक। और ऑस्ट्रेलिया 7वें में है। भारत 130वें में है। मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास सूचकांक HDI का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 में किया गया। इसे औपचारिक प्रतिपादन में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और तथा अमित सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। HDI एक समग्र सूचकांक है HDI एक समग्र सूचकांक है जिसका उद्देश्य देशों का आकलन केवल आर्थिक संकेतकों के आधार पर न करते हुए मानव विकास के आधार पर मानव विकास के व्यापक स्तर के आधार पर करना तथा उनका तुलनात्मक क्रम निर्धारण करना है। HDI में प्रयुक्त मानदंड में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा सूचकांक इनमें औसत स्कूली शिक्षा वर्ष तथा अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष शामिल किए जाते हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI जीवन स्तर का आकलन करता है। 2021 में PPP के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति GNI 1990 में $2167 से बढ़कर 2023 में 9,046 हो गई है। भारत की हरित अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व प्रगति की विस्तार कर रही है, जिसमें भारत हरित संक्रमण में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभर रहा है। हरित अर्थव्यवस्था एक ऐसा आर्थिक ढांचा है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ पर्यावरणीय संरक्षण संधारणीयता के आयाम का समावेशन होता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण ना हो। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हरित अर्थव्यवस्था वह है जो निम्न कार्बन संसाधन कुशल तथा सामाजिक रूप से समावेशी हो। हरित अर्थव्यवस्था की विशेषता में नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, सतत परिवहन के माध्यम से ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी पर बल दिया जाता है। संसाधन दक्षता जल ऊर्जा एवं कच्चे माल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के कुशल एवं विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे अपशिष्ट एवं प्रदूषण में कमी आए। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR के तहत कंपनियों को अपने उत्पादों के पूर्ण जीवन चक्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। सामाजिक समावेशन अवसरों तथा लाभों तक समान एवं न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित की जाती है, जिसका उद्देश्य गरीबी एवं असमानता का उन्मूलन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 2.4 करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं। सतत विकास पर्यावरण संधारणीयता को आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन के साथ समेकित किया जाता है। उदाहरण के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती रासायनिक आदानों के उपयोग को घटाकर किसानों की आय में वृद्धि करती है। प्रकृति आधारित समाधान वनीकरण, भूमि संरक्षण, पारिस्थितिकी आधार उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जाता है।
भारत में हरित अर्थव्यवस्था का विकास। भारत की हरित अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन और वर्ष 2070 तक $15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2017 तक $15 ट्रिलियन हरित अर्थव्यवस्था पहुंचने का अनुमान। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सतत बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश से विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने वित्त वर्ष 2027-28 तक 7.29 मिलियन और वर्ष 2047 तक 35 मिलियन ग्रीन जॉब सृजित होने का अनुमान है। हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, जल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हरित परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, सतत कृषि, हरित निर्माण और शहरी नियोजन, स्वच्छ विनिर्माण और परितंत्र अर्थव्यवस्था, हरित सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन जीडीपी। हरित सकल घरेलू उत्पाद एक वैकल्पिक आर्थिक सूचकांक है जो आर्थिक विकास के संबंधित पर्यावरणीय लागतों को सम्मिलित कर पारंपरिक जीडीपी को समायोजित करता है। पारंपरिक जीडीपी जहाँ केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, वहीं हरित जीडीपी उत्पादन से उत्पन्न नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है। हरित जीडीपी का सूत्र हरित जीडीपी बराबर ग्रीन जीडीपी माइनस पर्यावरणीय लागत माइनस सामाजिक लागत। पर्यावरणीय लागत में सामान्यतः शामिल है प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, धातुएं, पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण, जल प्रदूषण, मृदा अपरदन, जैव विविधता ह्रास, क्षतिग्रस्त पर्यावरण के पुनर्स्थापन की लागत, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन। सामाजिक लागतों में शामिल है पर्यावरणीय क्षरण से उत्पन्न गरीबी तथा प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। हरित राष्ट्रीय लेखांकन ग्रामीण है। हरित राष्ट्रीय लेखांकन पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा प्रणालियों का विस्तार है जिसमें पर्यावरणीय परिसंपत्तियों एवं उनके क्षय को शामिल किया जाता है। कई देश में हरित लेखांकन। चीन 2004 में हरित लेखांकन को अपनाने में अग्रणी रहा किंतु बाद में समाप्त कर दिया। यूरोपीय संघ अपनी बियॉन्ड जीडीपी पहल के अंतर्गत SEEA ढांचे का उपयोग करता है। हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने 2030 तक 5 MMT प्रति वर्ष तथा जीवाश्म ईंधन आयात में कमी करने का लक्ष्य है। हरित क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा पर्यावरण अनुकूलन कार्यों को प्रोत्साहन तथा संधारणीय परियोजनाओं हेतु संसाधनों का समर्थन। पीएम प्रणाम एवं गोवर्धन योजना। पीएम प्रणाम वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देती है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 500 वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र 10,000 करोड़ की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। फेम इंडिया एवं पीएम ई ड्राइव योजना। फेम इंडिया योजना के माध्यम से सब्सिडी एवं पीएम ई ड्राइव के अंतर्गत $1.3 अरब के प्रोत्साहन कोष द्वारा विद्युत वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देना जिससे स्वच्छ गतिशीलता को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय शीतलन कार्य योजना NCAP ऊर्जा दक्षता शीतलन रेफ्रिजरेंट की चरणबद्ध विकासन तथा ऊष्मा सहनशीलता के माध्यम से सतत शीतलन को बढ़ावा देना जो भारत में नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत में आर्थिक समृद्धि। IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में नाममात्र जीडीपी के मामले में जापान को पीछे करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत।
भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और इस स्थिति में बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में है। अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक उच्च मध्यम आय का दर्जा प्राप्त करने में की महत्वाकांक्षा के साथ भारत आर्थिक विकास, संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक प्रगति की मजबूत नींव का निर्माण कर रहा है। अप्रैल 2025 की IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित GDP के साथ भारत अगले 2 से 2.5 से 3 वर्ष में जर्मनी को तीसरे स्थान पर विस्थापित करने के लिए तैयार है। वर्तमान डॉलर के संबंध में 2024 में भारत में प्रति व्यक्ति GDP 2,711 डॉलर थी, जिसने इसे निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में से निचले छोर पर रखा। बाजार विनिमय दर बनाम क्रय शक्ति क्षमता बाजार GDP बाजार विनिमय दर MER वर्तमान बाजार विनिमय दरों का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित GDP क्रय क्षमता में वस्तुओं सेवाओं के सामान्य टोकरी के लिए सापेक्ष घरेलू मूल्य स्तरों के आधार पर समूह GDP बाजार विनिमय दर MER में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह, निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार के आकलन में उपयोगी है। GDP क्रय शक्ति क्षमता में घरेलू जीवन स्तर और उपभोग दक्षता की अधिक वास्तविक तुलना प्रदान करता है। उदाहरण में MER विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं सेवाओं के लिए मूल अंतरण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। BPP मूल अंतर को पकड़ता है जो घरेलू स्तर पर भारतीय मुद्रा का उच्च वास्तविक मूल्य दिखाता है। एक बिग मैक की कीमत न्यूयॉर्क में $12, मुंबई में $385 है, लगभग $4.5 के बराबर। रैंक है 2025 में भारत चौथी बड़ी GDP बाजार विनिमय दर के आधार पर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 2025 और GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत 2009 से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत GDP 2025 में 4.19 ट्रिलियन है GDP बाजार विनिमय दर के अनुसार, और GDP क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 2025 में भारत की GDP $15 ट्रिलियन है। GDP एक विशिष्ट GDP एक विशिष्ट अवधि में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य की एक मौद्रिक माप है। उद्देश्य इसे किसी देश के क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। GDP के प्रकार नाममात्र GDP मुद्रास्फीति के लिए समायोजन किए बिना वर्तमान कीमतों का उपयोग करके आर्थिक उत्पादन को बढ़ाता है, आर्थिक उत्पादन को मापता है। गणना में सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनके उत्पादन के वर्ष में उसके विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है। वास्तविक GDP रियल GDP आर्थिक उत्पादन की एक मुद्रास्फीति समायोजन माप जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है। वास्तविक GDP की गणना स्थिर कांस्टेंट कीमत पर उपयोग की जाती है, जिससे मुद्रास्फीति या मूल्य परिवर्तन का प्रभाव हट जाता है। GDP अपस्फीति कारक बराबर नाममात्र GDP बटे वास्तविक GDP गुणे 100। नाममात्र GDP बराबर अपस्फीति कारक गुणे वास्तविक GDP बटे 100। वास्तविक GDP का अनुमान लगाना। वास्तविक GDP का अनुमान लगाने के लिए आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है। इसे प्रत्येक 5 से 10 वर्षों के लिए में अपडेट किया जाता है। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO कीमतों एवं आर्थिक उत्पादन में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए GDP आधार वर्ष को संशोधित करने हेतु उत्तरदायी है। गणना वर्तमान वर्ष आधार वर्ष के बीच मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए GDP अपस्फीति कारक डिफ्लेक्टर का उपयोग करता है। वास्तविक GDP प्राप्त करने के लिए नाममात्र GDP को अपस्फीति कारक में विभाजित किया जाता है। GDP आधार वर्ष संशोधन हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSFI ने घोषणा की है कि GDP के आधार वर्ष 2011-12 से 22-23 कर रही है। GDP आधार वर्ष संशोधन बेस ईयर समय के साथ आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए GDP गणना में उपयोग किए जाने वाला एक संदर्भ वर्ष है। आधार वर्ष संशोधन अर्थव्यवस्था की संरचना और संगठन में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए सरकार समय समय पर आधार को संशोधित करती है। आधार वर्ष 11-12 पिछली बार 2015 में संशोधन किया गया था। अब प्रस्तावित नया आधार वर्ष 22-23 है जिसे 27 फरवरी 2023 को जारी किया जाएगा। आधार वर्ष में संशोधन की आवृत्ति अर्थव्यवस्था के परिवर्तित स्वरूप को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए भारत ने GDP के आधार वर्ष कई बार संशोधित किए हैं, जिनमें 1948-49 और फिर 1960-61 में, फिर 1970-71, फिर 1980-81, फिर 1993-94, फिर 1999-2000, फिर 2004-05, फिर 2011-12 शामिल किया। भारत के लिए पहली राष्ट्रीय आय अनुमान 1949 में राष्ट्रीय आय समिति अध्यक्ष PC महालनोबिस द्वारा संकलित किया गया था। GDP गणना के आधार वर्ष की भूमिका मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष की कीमत का उपयोग मूल्य सूचकांक बनाने के लिए किया जाता है, जैसे GDP अपस्फीति कारक एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मूल्य स्तर का माप है। GDP अपस्फीति या डिफ्लेटर नाममात्र GDP बटे वास्तविक GDP गुणे 100। हालिया आधार वर्ष GDP गणना के लिए भारत का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। भारत में असमानता का मापन विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सर्वाधिक समान समाज है, जिसका गिनी सूचकांक 25.5, चौथा सर्वाधिक समान समाज है, जिसमें गिनी सूचकांक 25.5 है। यह इसकी वृहद अर्थव्यवस्था के बावजूद आर्थिक विकास के व्यापक साझाकरण को दर्शाता है। समानता के आधार पर भारत केवल स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोवेनिया 24.3 और बेलारूस 24.4 से पीछे है। भारत में आय असमानता में सुधार हुआ है। उपभोग आधारित गिनी सूचकांक न्यूनतम मानक अधिक समानता दर्शाते हैं। न्यूनतम मानक गिनी सूचकांक में जितना कम अंक है सूचकांक होगा उतना अधिक समानता होगी। 25 पहले 2011-12 में 28.8 था गिनी सूचकांक, 2022-23 में 25.5 हो गया, मतलब सुधार हुआ समानता में। चौथा सबसे बड़ा समानता वाला देश है भारत। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में वैश्विक रैंकिंग्स भारत सभी G7 और G20 देशों की तुलना में अधिक समान है, जिसमें चीन 35.7 गिनी सूचकांक, अमेरिका का गिनी सूचकांक 41.8, ब्रिटेन का 34.4 गिनी सूचकांक है। सर्वाधिक समान देश शब्द उस राष्ट्र का वर्णन करता है जहां आय और उपभोग इसकी जनसंख्या के बीच अधिक समान रूप से वितरित होते हैं। भारत की स्थिति मूल्यांकन किए गए 167 देशों में भारत मध्यम निम्न असमानता की श्रेणी में आता है तथा निम्न असमानता समूह के अत्यंत निकट है। गरीबी में कमी भारत ने 17.1 करोड़ 171 मिलियन लोगों को चरम निर्धनता से बाहर निकाला है। चरम निर्धनता में कमी $2.15 प्रतिदिन
से कम से कम पर रहने वाली आबादी का हिस्सा 2011-12 के 16.62% से गिरकर 2022-23 में 2.3% रह गया है। गिनी सूचकांक असमानता का मापक गिनी सूचकांक यह मापता है कि आय या उपभोग का वितरण पूर्णतः समानता से कितना विचलित होता है। उत्पत्ति गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया गया। उद्देश्य यह मापता है कि किसी देश के व्यक्तियों या परिवार के बीच आय, धन या उपभोग का वितरण कैसे होता है। यह असमानता की मात्रा को दर्शाता है, न कि आय या धन के पूर्ण स्तरों को। गिनी मापक 0 से 100 के बीच होता है। 0 मतलब पूर्ण समानता, सभी में आय समान वितरण। 100 मतलब पूर्ण असमानता, एक व्यक्ति के पास सब कुछ और एक अन्य व्यक्ति के पास कुछ नहीं। भारत की आय समानता प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है, जिसमें भारत 25.5, यूके में 33.4, चीन में 35.7, अमेरिका 41.8। गिनी सूचकांक आय आधारित बनाम उपभोग आधारित गिनी सूचकांक। आय आधारित गिनी सूचकांक क्या मापता है कि आय के वितरण में असमानता, मजदूरी और लाभ का आदि। उपभोग आधारित गिनी सूचकांक में उपभोग प्रतिरोध में असमानता, व्यय और उपयोग क्या दर्शाता है। आय आधारित गिनी सूचकांक आय असमानता दिखाता है। उपभोग आधारित गिनी सूचकांक जीवन स्तर में असमानता दिखाता है। डेटा स्थिति में आय आधारित गिनी सूचकांक आय के उतार चढ़ाव के कारण अधिक अस्थिरता। उपभोग आधारित गिनी सूचकांक अधिक स्थिर। उपभोग में परिवर्तन कम होता है। उपयोग की बात करें तो आय आधारित गिनी सूचकांक अधिकांशतः विकसित देश में होता है और उपभोग आधारित गिनी सूचकांक भारत जैसे विकासशील देशों में प्राथमिकता है। और सापेक्ष मूल्य उपभोग आय आधारित गिनी सूचकांक सामान्यतः सापेक्ष मूल्य अधिक होता है, अधिक असमानता दर्शाता है। उपभोग आधारित गिनी सूचकांक सामान्यतः कम सब्सिडी और पुनर्वितरण के प्रभाव के कारण। मुख्य सीमा आय आधारित गिनी सूचकांक वास्तविक कल्याण को पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। उपभोग आधारित गिनी सूचकांक साझा घरेलू उपयोग के कारण असमानता का आकलन करता है। पाल्मा अनुपात आय असमानता का मापन करने वाला एक सूचक है, जिसमें शीर्ष 10% आबादी की आय हिस्सेदारी की तुलना निम्नतम 40% आबादी की आय हिस्सेदारी से की जाती है। इसका अधिक आय विषमता को दर्शाता है। पाल्मा अनुपात में गिनी सूचकांक के वैकल्पिक मानदंड के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह आय वितरण के शीर्ष एवं निम्न वर्गों के बीच अंतर पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। अनेक विशेषज्ञ इसे गिनी सूचकांक का प्रभावी विकल्प मानते हैं। कई विशेषज्ञ गिनी सूचकांक के विकल्प के रूप में पाल्मा अनुपात को अपनाने की अनुशंसा करते हैं। पाल्मा अनुपात की व्याख्या करें तो पाल्मा अनुपात 1 से कम यह दर्शाता है कि जनसंख्या में निम्नतम 40% वर्ग आय अथवा संपत्ति हिस्सेदारी शीर्ष 10% वर्ग की तुलना में अधिक है। पाल्मा अनुपात 1 के बराबर हो तो दर्शाता है कि न्यूनतम 40% और शीर्ष 10% वर्गों की आय अथवा संपत्ति हिस्सेदारी समान है। पाल्मा अनुपात 1 से अधिक हो तो दर्शाता है कि शीर्ष 10% जनसंख्या की आय या संपत्ति की हिस्सेदारी न्यूनतम 40 की तुलना में अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्फी के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय एनएनआई वर्ष 2024-25 से बढ़कर 1,14,710 हो गई है, जो 2014-15 में 72,800।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्फी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय NNI वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,14,710 हो गई है, जो 2014-15 में 72,805 थी। यह इस प्रकार एक दशक में 41,905 की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य बिंदु में प्रति व्यक्ति आय के संबंध में राष्ट्रीय परिदृश्य दशक वित्त वर्ष 2014 से 2024 वास्तविक मूल्य में 57% की वृद्धि को दर्शाता है। सेवा विनिर्माण सार्वजनिक निवेश में विस्तार द्वारा संचालित होता है। राज्यों के बीच विषमता राज्यों के प्रदर्शन के अंतरण का कारण क्षेत्रीय संरचना और असंरचनात्मक स्थिति, शासन दक्षता तथा नगरीकरण के स्तर में विद्यमान भिन्नताएं। प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI प्रति व्यक्ति शुद्ध या निवल राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों की औसत आय को दर्शाती है, जिसकी गणना शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI को कुल जनसंख्या में विभाजित करके की जाती है। यह संकेतक दर्शाता है कि यदि देश की कुल शुद्ध आय को समान रूप से वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को औसत कितनी आय प्राप्त होगी। शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI सकल राष्ट्रीय आय GNI में स्थिर पूंजी की खपत, स्थिर पूंजी का मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात दर्शाता है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू आय NSDP स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति NSDP से अभिप्राय मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने के पश्चात किसी राज्य के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से है, जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि को परिलक्षित करता है। यह किसी राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आर्थिक उत्पादन का माप प्रदान करता है, जिसमें समय के साथ होने वाली मूल्य परिवर्तन का प्रभाव हटाया जाता है। यदि किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, ये स्थिर पूंजी की खपत को घटा दिया जाता है। भारत में NSDP के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु वर्तमान वर्ष 2011-12 निर्धारित है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति NSDP के आधार पर शोध 5 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में 2023-24 में गोवा में प्रति व्यक्ति NSDP 3,57,611 थी। प्रतिशत परिवर्तन 2013-14 से 23-24 में 89.9%, सिक्किम में 2,92,339 प्रति व्यक्ति NSDP थी, 73.1% की वृद्धि। दिल्ली में 2,71,490 जो कि 35.3% की वृद्धि। चंडीगढ़ में 2,56,912 प्रति व्यक्ति NSDP जो कि 42.2% की वृद्धि। कर्नाटक में 1,91,970 प्रति व्यक्ति NSDP जो कि 88.5% की वृद्धि थी। राज्य स्तरीय प्रति व्यक्ति NSDP के मुख्य निष्कर्ष में दक्षिणी राज्यों का वर्चस्व कर्नाटक, तमिलनाडु एवं तेलंगाना सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विनिर्माण केंद्रों तथा निर्यात आधारित क्षेत्रों के कारण अग्रणी है। पश्चिम भारत का योगदान महाराष्ट्र को औद्योगिक कॉरिडोर एवं वित्तीय सेवाओं के सुदृढ़ स्थिति में लाभ प्राप्त हुआ है। उभरते प्रदर्शनकर्ता ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं तथा कृषि सुधारों के चलते पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले राज्यों की संरचनात्मक चुनौतियों में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्य निम्न औद्योगिक उच्च जनसंख्या दबाव तथा कमजोर अवसंरचना के कारण पिछले हुए हैं। भारत में जैव अर्थव्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश का
पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क प्रारंभ किया है, जिसे भारत की जैव अर्थव्यवस्था में जैव प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास बताता है। जैव अर्थव्यवस्था संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था ऐसे अभिप्राय जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग तथा संरक्षण से हैं, जो समृद्ध ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार का समावेश होता है, ताकि सभी आर्थिक क्षेत्रों को सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना उत्पाद, प्रक्रियाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके तथा सतत अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को प्रोत्साहन मिल सके। राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क उद्देश्य में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट POC परियोजनाओं को व्यावहारिक तकनीकी से विकसित करने में सहायता करना। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट POC एक ऐसा प्रदर्शन है जो यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई विचार संभव एवं व्यवहार है या नहीं। इसका उद्देश्य बाजार की मांग या उत्पादन गतिविधियों का मूल्यांकन। ये बायो E3 नीति का एक घटक है तथा बायो एनवेलर्स श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बायो फाउंड्री एक स्वचालित अवसंरचना सुविधा है, जिसके माध्यम से DNA संश्लेषण, जीन एडिटिंग, उच्च क्षमता आधार जैव उत्पादन प्रक्रियाओं का समेकन कर इंजीनियर्ड जीवों के डिजाइन, विकास, अनुकूलन को त्वरित रूप से सक्षम किया जाता है। प्रमुख कार्य में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के अनुसंधान को स्केल अप करने में सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के प्रौद्योगिकी जैव ईंधनों हेतु सूक्ष्म जीवों स्ट्रेन्स के अभियांत्रिकीकरण पर कार्य करता है। IIT मद्रास हाइलुरोनिक अम्ल के पशु मुक्त उत्पादन की दिशा में प्रगति। स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यम SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाओं के लिए साझा तकनीकी एवं अनुसंधान और संरचना उपलब्ध कराना है। जैव उत्पादन के लिए आवश्यक अंतर विषयी एवं बहु कार्यात्मक तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप प्रदान करना है। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क यह 6 प्रमुख संस्थाओं का एक राष्ट्रीय स्तर का सहयोगी मंच है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को कार्यान्वयन योग्य समाधानों में विस्तारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रारंभिक तिथि वर्ष 2025 में नोडल मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार। उद्देश्य स्वदेशी जैव विनिर्माण को सुदृढ़ बनाना। बायो E3 लक्ष्यों अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार का समर्थन करना, अनुसंधान को बाजार उन्मुख बनाना। भारत के जैव प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा क्षेत्रों में प्रमुख प्रगति। नेक्स्ट कार 19 कार्टेमी भारत में स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी है। जीनोम इंडिया परियोजना देश में 99 विविध समुदायों से संबंधित 10,074 व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। पर्यावरण अनुकूलन समाधान, जैव उर्वरक जैसे माइकोराइजल जैव कीटनाशक जैसे कि ट्राइकोडर्मा तथा जैव उपचार, बायोरेमेडिसिन समाधान जैसे कि टेरी का ऑयल जैपर
के उपयोग से रासायनिक आदानों पर निर्भरता कमी आई है तथा पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जैव इथेनॉल उत्पादन भारत 16.2 अरब लीटर उत्पादन क्षमता गन्ना और कृषि अपशिष्ट उत्पादन आधारित के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है। जिससे जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता कम हुई है। स्वदेशी IVF मीडिया इंडिया इम्यूनोलॉजिकल द्वारा विकसित की षष्ठी ने IVF लागत में 33% तक कम किया है, जिससे पशुपालन उत्पादकता में सुधार हुआ है। विकसित भारत हेतु AI त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए रोडमैप। नीति आयोग ने अपने फ्रंटियर टेक हब के अंतर्गत 2 परिवर्तनकारी पहलों विकसित भारत हेतु AI रोडमैप तथा फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी का शुभारंभ किया है। विकसित भारत हेतु AI रोडमैप एक स्पष्ट क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना प्रदान करता है, जबकि फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी राज्यों और जिलों को वास्तविक दुनिया में प्रभाव डालने के लिए तकनीकी को बड़े पैमाने पर अपनाने हेतु प्रेरित करती है। नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर पर अपनाने एवं प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 2 पहलें भी शुरू की हैं। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव और राज्यों के लिए नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड। नीति आयोग के विकसित भारत हेतु AI रोडमैप कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के एकीकरण के माध्यम से उत्पादकता एवं नवाचार को सुदृढ़ करते हुए 8% से अधिक GDP वृद्धि दर प्राप्त करना। देश GDP वृद्धि अंतराल में कमी, वैश्विक AI मूल्य में 10 से 15% भाग की प्राप्ति तथा भारत की विश्वसनीय वैश्विक AI नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना। दृष्टिकोण 2 प्रमुख साधनों पर आधारित उद्योगों में AI को अपनाने की गति बढ़ाकर उत्पादकता एवं दक्षता सुधार करना। जनरेटिव AI के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास R&D का रूपांतरण ताकि नवाचार को सक्षम बनाया जा सके। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष में प्रमुख आर्थिक अवसर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का नीति अंगीकरण कार्बन की उत्पादकता एवं लागत में वृद्धि हुई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न उद्योगों में AI का तीव्र अग्रीकरण कार्यबल की उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि के माध्यम से 2035 तक भारत में GDP में 55 से नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न उद्योगों में AI के तीव्र अंगीकरण कार्यबल की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि के माध्यम से 2035 तक भारत के GDP में 500 से 600 अरब डॉलर का योगदान कर सकता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में AI को अपनाने से 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य सृजित होने की संभावना है। जनरेटिव AI संचालित अनुसंधान विकास R&D के माध्यम से 2035 तक 280 डॉलर से 470 डॉलर 280 डॉलर से 400 जनरेटिव AI संचालित अनुसंधान विकास के माध्यम से 2035 तक 280 से 475 अरब डॉलर का अतिरिक्त GDP प्रभाग संभव है। सरकार के विकसित भारत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत के GDP
सरकार ने विकसित भारत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत का जीडीपी 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो वर्तमान विकास पथ की तुलना में 1.7 ट्रिलियन की अतिरिक्त वृद्धि है। एआई आधारित विकास के लिए रणनीतिक सक्षमकर्ता एआई अवसंरचना में सॉवरेन क्लाउड, जीपीयू क्लस्टर, राष्ट्रीय डेटाबेस, एआई गवर्नेंस, नैतिकता, व्यवहारिकता, समान पहुंच, एमएसएमई, निजी क्षेत्र में उद्योग प्रमुख डेटा लाभ, एआई कोष के विस्तार तथा जीनोमिक्स, विनिर्माण, टेलीमेट्री, वित्त एवं गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में प्रमाणित अंतर संचालनीय एवं अनामित प्रोजेक्ट। एआई कोष के विस्तार तथा जीनोमिक्स, विनिर्माण, टेलीमेट्री, वित्त एवं गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में प्रमाणित अंतर संचालनीय एवं अनामित डेटा सेट के विनिर्माण के माध्यम से भारत जीडीपी का प्रमुख कौशल विकास योजना विकास पारिस्थितिकी शीर्ष विश्वविद्यालयों में एआई चेयर्स स्थापना, राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम तथा एआई के लिए एक राष्ट्रीय देश। सतत पुणे कौशल विकास और पोर्टेबल लर्निंग अकाउंट, रोजगार सुरक्षा और आजीवन क्षेत्रीय विशिष्ट लाभ में बैंकिंग, विनिर्माण, औषधि, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल क्षेत्र एआई आधारित रूपांतरण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में उभरते हैं। फ्रंटियर 50 पहल देश के, इसके तहत नीति आयोग 50 आकांक्षी जिलों ब्लॉकों एपी इंडिया एआई मिशन 2024। इंडिया एआई भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी मॉडल के अंतर्गत स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता और संरचना, डेटा सेट गवर्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना। इंडिया एआई मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल के अंतर्गत स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं पर आधारित कार्यक्रम है। यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम ईयू एआई एक्ट 2024 विश्व का पहला समग्र एआई संचालन है। ये एक हरित कोष, यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम ईयू एक्ट
2024 विश्व का पहला समग्र AI कानून, जिसे यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण यह जोखिम आधारित विनियामक ढांचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य दृष्टिकोण ये जोखिम आधारित विनियामक ढांचे पर आधारित है, जिसके अंतर्गत उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोग जैसे स्वास्थ्य कानून प्रवर्तन महत्वपूर्ण संचालन के लिए आर्थिक कठोर प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग एसीआई के संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग ECI एवं AI परिवहन, व्यापार, पर्यावरण और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं मानकों का विस्तार करना। AI शासन के मानकों में UNECE प्रावधान समस्त सीमा पार संगति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल एवं AI मानकों के सामंजस्य सतत एवं अधिकारों के अनुरूप सुरक्षित AI के मामले में विशेष विकासशील देशों को समर्थन EU AI एक्ट यूरोप के लिए बाध्यकारी नियम निर्धारित करता है। वहीं UNECE AI नैतिकता सुरक्षा एवं